हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 में पूछे गए सभी फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो जी हाँ, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे फिजिक्स में पूछे गए क्वेश्चंस। एंड आई रियली वांट टू टेल यू कि इसके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी आने वाले हैं जो प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हो। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल दैट हैज कम इन दिस एग्जामिनेशन। टोटल 7 शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो। लगभग 77 क्वेश्चंस के अराउंड जो है आप सॉल्व करने वाले हो आज की वीडियो में। तो चलिए आपको मैं बता भी दूं कि बायोलॉजी में जो टोटल इंडेक्स था, जो फरवरी 2026 में हुए हैं, 67 क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी 7 शिफ्ट्स में। केमिस्ट्री में 64 और फिजिक्स में 77। तो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है हर पर शिफ्ट के हिसाब से 9.57 यानी इतने क्वेश्चंस लगभग बैठते हैं। 9.14 क्वेश्चन एक शिफ्ट में लगभग एवरेज जो बैठता है केमिस्ट्री क्वेश्चंस का बैठता है, और फिजिक्स का सबसे ज्यादा यानी 11 क्वेश्चंस का बैठता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसी के साथ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरबीई रेलवेज एग्जाम्स का, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसी पर सारी रेलवे से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको उसमें मिलने वाली है। सब कुछ कंटेंट आपको सारा का सारा इसी चैनल पे मिलने वाला है, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अ बॉल इज एट रेस्ट। ठीक है, बॉल जो है वो रेस्ट पर है। इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो अगर वो रेस्ट पे है दैट मीन्स यू इज 0, राइट। हाइट है 20 मीटर से, उसको ड्रॉप करा है आपने। आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है जिससे वो नीचे ग्राउंड पे टच करेगा, राइट। तो यानी फाइनल वेलोसिटी आपको सर्च करनी है, और जी लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो अब आपको फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए वही लगने वाली है। और जब भी बात वर्टिकली क्वेश्चंस की आती है तो एक ही जगह जी आ जाता है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या क्या है पहले तो ये समझ लो। तो देखो, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर। अच्छा चलो, सेकंड है एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। लेकिन जैसे ही आपकी जब वर्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो क्या क्वेश्चन आता है? जब भी वर्टिकल क्वेश्चंस के अलाइनमेंट आ जाती है, यानी अर्थ के से ऊपर जा रहा है या अर्थ के नीचे जा रहा है, तो आप समझ सकते हो इक्वेशन क्या हो जाती हैं अगर अगेंस्ट या टुवर्ड्स द अर्थ जा रहे हैं। टुवर्ड्स द अर्थ जा रहे हैं तो v इक्वल्स यू प्लस जी टी। हाई जो डिस्टेंस है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो h इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन वहीं पर अगर अगेंस्ट द अर्थ जा रहे हो, अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो v इक्वल्स यू माइनस जी टी। ठीक है, h इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। बस माइनस आ जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यही बोल रहा है कि अब आपको कौन सी, देखो ये जा रहा है, बॉल को ड्रॉप किया है तो अर्थ की तरफ, राइट। तो प्लस वाली इक्वेशंस लगेंगी, तो कौन सी लगाओगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v क्या है निकालना है, राइट। u 0 है, खत्म हो गया। 2 इंटू जी है 10 और h हो गया आपका 20। तो v का स्क्वायर है ना ये 400, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, दैट्स इट। ये है आपका इतना सा आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बॉल इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। एक बॉल है जो इनिशियली रेस्ट पे है, दैट मीन्स यू तो 0 है इसका भी। हाइट से गिराया, 5 सेकेंड में वो ग्राउंड पर पहुंच जाती है। एवरेज स्पीड निकालो,
पूरी फॉल में, और जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ठीक है, तो पहले तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी है ना, फाइनल स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो v का फॉर्मूला लगा दोगे u प्लस जी टी, क्योंकि ये भी ग्राउंड की तरफ ही गिरा है, तो u तो 0 है, खत्म हो गया। g हो गया 10 और टाइम हो गया 5, तो v आ गया 50 मीटर पर सेकंड, जहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे और 50 पे मार्क लगाकर आ जाएंगे। बट 50 आंसर नहीं है इसका, आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। ठीक है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी अपॉन टू, दैट मीन्स 0 प्लस 50 अपॉन टू, यानी 50 अपॉन टू यानी कितना आंसर बैठेगा, लगभग बैठेगा 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अ बॉल इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ अ टेबल एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब। एक बॉल है जिसको आपने टेबल की एज पर छोड़ दिया और उसको अनडिस्टर्ब रखा, ठीक है, अनडिस्टर्ब रखा आपने उसको, तो आगे क्या होता है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द बॉल प्राइमरीली possess due to its position and what can happen if it is pushed off the table। तो फर्स्ट थिंग इज, वो ये बोल रहे हैं कि आपने एक बॉल को टेबल की एज पे रखा है, तो अब आप ये बताओ कि उसके अंदर उसकी पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी है। सेकेंडली, क्या होगा अगर आप उसको साइड में धक्का दे दोगे, तो ओके। तो पहली बात तो, अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही, रेस्ट पर है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, उसके अंदर एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, यू नो दिस वेरी वेल राइट। तो बॉल के अंदर केमिकल एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक नहीं होगी, बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, बॉल के अंदर होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पहली चीज वो ये बोल रहे हैं, बॉल के अंदर, अब देखो इन दोनों में पोटेंशियल है, इसके अंदर नॉर्मल पोटेंशियल, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल, ओके। अब आगे बोला है, जब आप उसको पुश करोगे तो क्या होगा, इसमें आगे कोई आंसर है नहीं, इसमें यह है कि जब आप उसको पुश कर दोगे तो वो एकदम काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यही ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अ बाई कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। एक आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दैट मीन्स ये वाला लेंस है, ठीक है, ये रियल इन्वर्टेड इमेज, पहली बात तो इसके 6 केस होते हैं, 6 में से 5 में रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, और इमेज है दुगनी बड़ी, ऑब्जेक्ट से दुगनी बड़ी। देखो आपको ना इसकी मैंने वो सिखा रखी है, टेबल सीख लो, टेबल सीख लोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, बना ही देती हूँ, सुन लो। ऑप्टिकल सेंटर, ओ या सी से डिनोट करते हैं, एफ, 2f, एफ डैश, 2f डैश, ठीक है, ये तो हो गई इसकी सारी पोजीशंस। अब आप क्या रखते हो, ऑब्जेक्ट का कहां कहां रह सकता है, ऑब्जेक्ट रह सकता है पहली बात तो बिटवीन सी एंड एफ। आई होप ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ लेंस का ही है या मिरर का है, आई गेस लेंस का है, ओके आई एम डूइंग राइट। तो सबसे पहली पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखोगे, यानी यहाँ बिटवीन सी एंड एफ, फिर आएगा एट एफ, फिर आएगा बिटवीन एफ एंड 2f, फिर आएगा एट 2f, फिर आएगा बियॉन्ड 2f, फिर आएगा एट इंफिनिटी, ठीक है, ये 6 केसेस है। अब बात करती हूँ इमेज की, पहले वाले को छोड़ दो, बाकी सबका इंटर रिलेशन होता है, एफ का है इंफिनिटी से, इनका इसके साथ है, इसका खुद के साथ है, ठीक है। तो एफ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इंफिनिटी पे बनेगा, इंफिनिटी पे रखा है तो एफ पे इमेज बनेगी, एफ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो 2f के पीछे इमेज बनेगी, तो बियॉन्ड 2f। सिमिलरली अगर बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f। 2f पे ऑब्जेक्ट रखा है तो 2f पर ही इमेज बनेगी, ये तो रही इमेज, कहाँ कहाँ बनेगी, अब आ जाओ इसकी हाइट पर, ठीक है। अच्छा, पहले वाले केस में क्या होता है, जब आप सी और एफ के बीच में रखते हो तो ये लेंस के किस तरफ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है, यानी वर्चुअल इमेज बनती है, ये है इन फ्रंट ऑफ लेंस, क्योंकि जनरली लेंस में पीछे की साइड इमेज बनती है, लेकिन जब आप पहले वाला केस लोगे तो लेंस के फ्रंट में कहीं भी बन सकती है। दूसरी चीज हाइट, अब सुनो, एट एफ एट 2f तो यहाँ पे बनती है इक्वल,
इससे पहले सारी बड़ी हैं, इससे बाद में सारी छोटी हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखा और इमेज दुगनी बड़ी बनी। पहली बात तो सुनो, यहाँ पे होती है वर्चुअल इरेक्ट और साथ में एनलार्ज होती है, मैग्नीफाइड होती है, मतलब कितनी भी बड़ी हाइट हो सकती है, दुगनी भी हो सकती है, बट द कंडीशन इज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड बनती है। अगर इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो जाए तो हाईली, मतलब आप मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हाईली एनलार्ज बनती है, जो बहुत ज्यादा बड़ी हो। एट यहाँ पे एनलार्ज बनेगी, रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज। सब में रियल इन्वर्टेड तो कॉमन है। यहाँ पे डिमिनिश्ड छोटी बननी शुरू हो जाएगी, और इसकी तो आप पूछिए ही मत, इन्फिनिटी आ गया ना तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। ये टेबल मैंने आपको याद करा रखी है नोट्स में बहुत अच्छे से। तो वो अगर आपका एनलार्ज वाला है, क्लियर सी चीज है, तो एनलार्ज तो सिर्फ इसमें, इसमें और इसमें बन रहा है, और इनमें से भी हाईली जहां मेजरमेंट नहीं है खत्म कर दो। अब एनलार्ज वाले दो ऑप्शन बचे, वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड। अब आप क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में है रियल इन्वर्टेड। ठीक है, क्वेश्चन में रियल इन्वर्टेड है ना, तो रियल इन्वर्टेड तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा था रियल इन्वर्टेड? रियल इन्वर्टेड आ रहा था आपका ये बिटवीन एफ एंड टू एफ के बीच में। तो सिंपल सी चीज है, बिटवीन एफ एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी ऑप्शन सी, सिंपल एज दैट। देखो ये बात तो क्लियर है, तुम्हें इतना नहीं भी याद रखना, तुम ऑप्शन से देख लो। सबसे पहला ऑप्शन है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी आपने 2f पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज 2f पर ही बनती है और इक्वल बनती है, तो एनलार्ज तो नहीं बनेगी। बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, 2f के पीछे, जब सबसे पीछे रखोगे तो छोटी इमेज बननी शुरू हो जाती है, ये नहीं है। एट फोकल लेंथ फ्रॉम द लेंस, एफ पे अगर रखोगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, और इन्फिनिटी पे जब भी बनती है तो आप कुछ मेजर नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो ये आ गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कार है, वो एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, अचानक से दिशा बदल देती है, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ओके, विच एस्पेक्ट ऑफ इनर्शिया इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड? ओके, तो पहली बात तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, यानी कि दिशा का जड़त्व है पहली चीज। और हाउ डज द कार्स मास इन्फ्लुएंस दिस इफेक्ट? कार के मास जो है, जो उसका द्रव्यमान है, वो इस पूरे इफेक्ट को कैसे, इस पूरे फिनोमिना को कैसे अफेक्ट करता है? देखो जो इनर्शिया है ना, जो जड़त्व है ना, आपने न्यूटन का नियम पढ़ रखे हैं, लॉ पढ़ रखे हैं, तो जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो आपका इनर्शिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका जितना ज्यादा मास उसमें उतना ही ज्यादा इनर्शिया, पहली चीज। अब सुनो, इनर्शिया ऑफ स्पीड है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मतलब मैं अगर ऊपर ऊपर से भी देख लू ना, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है पहली बात तो ये तो दोनों है ही नहीं ऑप्शंस। मास ओनली अफेक्ट्स स्पीड नॉट डायरेक्शन, मास केवल स्पीड को, अरे भाई मास सिर्फ इनर्शिया को अफेक्ट करता है, मास और किसी चीज को अफेक्ट नहीं करता, ये भी नहीं है। द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड, जो दिशा का जड़त्व है वो प्रदर्शित किया जा रहा है, और जिस कार का ज्यादा मास होगा वो ज्यादा रेजिस्ट करेगी, दैट मीन्स इट विल हैव मोर इनर्शिया। समझ रहे हो? तो यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, okay, nice question. A car travels 120 meters in a north in 10 seconds. 120 मीटर चलती है 10 सेकंड में, एंड देन इंस्टेंटली रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स, और उसके बाद अगले 10 सेकंड में वापस आ जाती है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कार्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर ट्रिप? कार की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहला एवरेज वेलोसिटी 12 होगी, क्योंकि कार ने 120 मीटर 10 सेकंड में कवर किया, तो इन्होंने बेसिकली 120 बटे 10 कर दिया, यानी 120 अपॉन 10 कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है यार? वेलोसिटी का फॉर्मूला तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नो। अभी तो मैं, आप ये सोचो कि मैंने एवरेज नहीं लिया, सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला ढूंढ रही हूं मैं। समझ रहे हो? तो एक चीज तो बताओ, क्या फॉर्मूला है इसका? डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस केस में? 0 है ना, तो यानी टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, सिंपल। अब देखो एवरेज वेलोसिटी कहाँ है? 0 है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको देख के लगेगा कि न्यूमेरिकल है, समझ लेना न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ये आ रहे हैं। एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास है 0.15 kg। ओके,
वो हॉरिजॉन्टली फेंकी है, इस तरीके से फेंकी है 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ओके, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द बॉल्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर ना काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हाफ है, मास है 0.15, और ये हो गया वेलोसिटी 30 × 30, राइट? यही तो करना है आपको, कुछ नहीं करना। 2 से ये काट दिया आपने, कटेगा 15 टाइम्स, ये आएगा 225 × 3। 225, 15 × 15 225 होता है, इंटू 30। पॉइंट लगाओगे तो यहाँ आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 15, 3 2 2 जा 6 और 7, और 3 2 जा 6, 67.5 जूल्स जो है इसका आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। दैट्स इट। तो इतना बेसिक क्वेश्चन था। आगे सुनो, एक साइक्लिस्ट है, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 6 से 12 कर दी 3 सेकंड्स में। एक्सेलरेशन निकालो। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड में कितना चेंज आया टाइम के साथ साथ, या वेलोसिटी में कितना चेंज आया टाइम के साथ साथ। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 6 से 12 हो गई, 6 का चेंज आया, 12 - 6 अपॉन टी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन टी। ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करने पड़े ना गाइस, तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, यानी कि तुम्हारे प्रैक्टिस में कमी है। अभी पहले तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो v - u 12 - 6 6 अपॉन 3, तो यानी सीधा सीधा लिखना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक डेंटिस्ट है जो एक मिरर यूज करता है पेशेंट के दांत की। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दो ही मिरर पड़े हैं और दो ही लेंसेज पड़े हैं। मिरर पड़ा है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, लेंस पड़े हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। मिरर के केस में कॉनकेव, लेंस के केस में कॉन्वेक्स, इनके सबसे ज्यादा यूज हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, ये दोनों कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो जब पढ़ोगे ना इनको एक साथ पढ़ना। जब मैंने ये चैप्टर भी समझा रखा है ना, तो मैंने इसी तरीके से समझा रखा है कि ये समझ लेना, जो आपके कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव लेंस यानी ऑपोजिट वालों की बात कर रही हूँ, उनके सिर्फ दो दो यूज है, और वो भी फिक्स है। रियर व्यू मिरर में यूज होता है, जहां पे आपको जूम करनी हो, चीजें एक साथ देखना हो, वहां पे होता है। ठीक है, जूम इन जूम आउट करना हो, सॉरी। तो लेकिन जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ये 6 तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं, तो इनके डाइवर्स यूजेस हैं। ठीक है, अगर कहीं भी आपको बड़ी इमेज बनानी हो, सीधी इमेज बनानी हो, तो यही यूज करते हैं। तो डेंटिस्ट क्या करेगा, कौन सा यूज करेगा? अगर मिरर कर रहा है तो कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना, जब डाइवर्स बहुत सारे केसेस आए तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करता है। और ये मैं समझा भी चुकी हूँ, क्यों, इसका केस भी बता चुकी हूँ, क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो पहला केस है, अभी आपने कॉन्वेक्स लेंस का भी पहला केस पढ़ा ना, जब वो वर्चुअल इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है। तो डेंटिस्ट को क्या करना है, उसको दांत की बड़ी इमेज चाहिए, तो वो कॉनकेव मिरर यूज करेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही इकलौता मिरर है जो सीधी इमेज और बड़ी बना सकता है। अदरवाइज कॉन्वेक्स मिरर भी है जो सीधी इमेज बना सकता है, बट वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, एनलार्ज इमेज नहीं बनाता। तो कौन सा मिरर यूज करेगा? कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये एक मैग्नीफाइड इमेज देता है। सिंपल एज दैट। ओके, एक डिजाइनर है, उसको एक डिवाइस बनानी है जो लाइट को स्प्रेड करे छोटे से बल्ब से। बेसिकली आप अगर बल्ब को फोकस पे रखोगे तो लाइट दूर तक जानी चाहिए। ओके, कौन सा लेंस उसको यूज करना है? अब देखो समझो, यहाँ ना कोई लॉजिक यूज नहीं हुआ, उसको बस लाइट को फैलानी है। तो इट शुड बी अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इट शुड बी अ डाइवर्जिंग लेंस, वो जिसका बहुत लिमिटेड काम होता है, जैसे लाइट को फैलाना, कोई लॉजिकल काम नहीं है। ओके, सो इट कैन नॉट बी अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है, प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर अपसारित करता है, डाइवर्ज करता है। देखो कॉन्वेक्स लेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक कन्वर्ज, लाइट को सबको इकट्ठा करता है, तो लाइट फैलाने का काम तो कर नहीं सकता। प्लेन ग्लास, सिंपल कांच हमारे घरों में लगा होता है खिड़की वगैरह में, कौन सी लाइट को वो फैलाता है? नहीं फैलाता ना, बस वो लाइट सीधी पास होती है उसमें से। प्रिज्म भाई, प्रिज्म में से लाइट बस एक एंगल पे मुड़ सकती है, फैल नहीं सकती। चलो, ओके, नाइस क्वेश्चन। अ डिवाइस ऑपरेट्स एट 2 एम्पियर्स करंट। एक डिवाइस है जिसमें जो करंट की वैल्यू है वो है 2 एम्पियर। ठीक है, 220 वोल्ट, 5 आवर्स। मतलब मैं बिल्कुल वैल्यूज पढ़ रही हूँ बस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ कितनी कंज्यूम करेगा किलोवाट आवर में? तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, राइट?
अब मैंने देखा पावर तो यहाँ है ही नहीं, तो मैंने पावर का फॉर्मूला खोल दिया। पावर का फॉर्मूला होता है VI, राइट। तो V कितना है 220, I कितना है 2, टाइम कितना है, अच्छा 5 आवर्स है पहली बात तो, 5 आवर्स। लेकिन एक बात समझना, ये भले ही आवर में है पर ये वॉट में आएगा, क्योंकि दोनों SI यूनिट्स में है, तो वॉट में आएगा आंसर। आपको किस में चाहिए, किलो वॉट में चाहिए। तो मैं क्या करने वाली हूं, 220 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 1000। अब ये आंसर है किलो वॉट आवर में। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी चीज है, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, एक और 0 कैंसिल, 2.2 किलोवाट आवर जो है इसका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग कार फील्स अ जर्क बैकवर्ड व्हेन द कार सडनली स्टार्ट्स। एक पैसेंजर है, कार में बैठा हुआ है, तो उसको एकदम से पीछे की तरफ झटका लगता है ऐसे, ठीक है, जैसे कार सडनली शुरू होती है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है भाई, देखो बात ये है कि जब कार एकदम से स्टार्ट हुई, तो जो पैसेंजर है उसकी अपर बॉडी तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गई, बट नीचे की बॉडी इनर्शिया ऑफ सॉरी नीचे की बॉडी किस में आ गई, इनर्शिया ऑफ मोशन में, क्योंकि वो कार के साथ कांटेक्ट में है। अपर बॉडी कार के साथ कांटेक्ट में नहीं होती, तो वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में एज इट इज। तो क्वेश्चन क्या है, आप देखो ऑप्शंस पढ़ो। द पैसेंजर टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट व्हाइल द कार मूव्स फॉरवर्ड, कि जो आपकी पैसेंजर है वो तो रेस्ट में रह गया, कार आगे चली गई, इस वजह से एकदम से झटका लगा। यही बिल्कुल ठीक है कि कार मूव करने लग गई, तो वो तो कार ने अपना इनर्शिया तोड़ दिया, पैसेंजर ने नहीं तोड़ा, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लो कि पैसेंजर को पीछे हवा ने पीछे धकेल दिया, ये गलत है। सीट ने पैसेंजर को आगे धकेल दिया, ये गलत है। फ्रिक्शन की वजह से वो पीछे चला गया, ये भी गलत है। ओके, एक इंसान को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों है, दैट मीन्स निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों है, दीर्घ दृष्टि दोष। तो वो क्या, जैसे आपने देखा होगा हमारे मम्मी पापा की जो एज है ना, वो यूज करते हैं वो वाले चश्मे जिसमें उनको दूर का भी नहीं दिखता, वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो वो कौन से लेंसेज यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बाईफोकल लेंसेज। उनके जो चश्मा होता है उसमें ऊपर वाला एरिया होता है कॉन्वेक्स लेंस का, नीचे वाला एरिया जो होता है वो होता है आपका कॉनकेव, सॉरी उल्टा, नीचे वाला एरिया होता है कॉन्वेक्स लेंस का और ऊपर वाला एरिया होता है कॉनकेव लेंस का, ध्यान रखना। सो इनको बोलते हैं बाईफोकल लेंसेज। ओके, अच्छा अगर खाली मायोपिया हो तो आप कौन सा लेंस यूज करके उसको करेक्ट करोगे, कॉनकेव लेंस। खाली हाइपरमेट्रोपिया हो तो आप क्या यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फिजिसिस्ट है, इट ही यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस, उसने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया ताकि सनलाइट को पेपर के ऊपर फोकस कर दे, जैसे हम वो नहीं करते थे मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर को जलाते थे। ओके, तो उसने देखा एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट बन गया। वो लेंस की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमाइन कर रहा है भाई, जब देखो जब वो सनलाइट को फोकस करता है ना कोई, तो सनलाइट यानी इन्फिनिटी से रेज आ रही है, फोकस पे ही कन्वर्ज होगा, तो फोकल लेंथ को सर्च करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है जिससे आप क्या सर्च कर सकते हो, फोकल लेंथ सर्च कर सकते हो, ना तो प्रिंसिपल एक्सिस, ना ही ऑप्टिकल सेंटर और ना ही डायमीटर। आप क्या सर्च करोगे, फोकल लेंथ जो है वो आप सर्च करोगे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगला सुनो, एक रूम हीटर है एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक हीटर और एक बल्ब दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं, बट ऐसा क्यों है कि सिर्फ बल्ब है जिसकी जो बल्ब से लाइट आती है जो आपको दिखती भी है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल्ब का ना टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। जो आपका हीटर है, रूम हीटर, उसमें जो फिलामेंट है उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वो एक आप समझ लो एलॉय वाली वायर होती है, नाइक्रोम वायर हो गई, ठीक है। लेकिन जो बल्ब है उसमें टंगस्टन है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, वो इतना गर्म हो जाता है कि जो उससे रेज निकलती हैं वो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी में आती है। तो सिंपल सी चीज है कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, विजिबल लाइट छोड़ता है।
बाकी ऑप्शंस आप पढ़ भी सकते हो, सबसे सुइटेबल यही ऑप्शन बैठता है। देखो सबसे पहला है कि हीटर अलग मटेरियल का बना है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, गरम तो दोनों ही हो रहे हैं, पर बात ये है बस इतनी सी है कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो ज़्यादा गरम हो रहा है। एक साइंटिस्ट है जिसको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये शो करना है कि डिस्पर्जन यानी जो लाइट फैलती है, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। शी शाइन्स मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखो प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास करोगे 7 कलर्स में टूट जाएगी। लेकिन क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, लेकिन वहीं आपने प्रिज्म से कोई सिंगल लाइट अगर आपने पास की है, तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना वो मुड़ भले ही जाए, पर निकलेगी वही सिंगल कलर की लाइट। क्यों? क्योंकि उसी चीज़ का वही चीज़ फैल सकती है, इसमें मिक्सचर हो, काफ़ी सारी वेवलेंथ्स हो। व्हाइट लाइट में 7 अलग कलर की लाइट्स हैं, 7 अलग कलर की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, 7 अलग कलर की वेवलेंथ्स हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप उसमें से रेड लाइट पास कर रहे हो, तो क्या होगा? रेड लाइट ही बाहर निकलेगी क्योंकि उसमें और कोई लाइट ही नहीं है। तो रेड लाइट एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, कुछ बाहर नहीं निकलेगा। Only a single red ray emerges, no spectrum forms because there is only one wavelength। ये सही है। सिर्फ सिंगल रेड लाइट बाहर निकलेगी और कोई स्पेक्ट्रम 7 कलर्स का नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही वेवलेंथ है। सी पार्ट है एक पूरा स्पेक्ट्रम आएगा। डी पार्ट है मल्टीपल रेड रेज ही निकलेंगी अलग अलग। नहीं भाई, एक रेड लाइट पास करोगे तो एक ही रेड लाइट बाहर निकलेगी। ओके, एक सिक्योरिटी मिरर है स्टोर में जो एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। देखो ये देखो कि उसका यूज क्या रहेगा। सिक्योरिटी अगर कैमरा है तो एक तो इमेज बननी चाहिए वर्चुअल और इरेक्ट सीधी, ठीक है, और स्मॉल इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है वो छोटी। तो सीधी इमेज जो है ना वो कौन कौन दिखा सकता है, जिसके सिर्फ 2 ही केसेस हैं बस वही दिखाता है। 6 केसेस जिसके हैं मिरर या लेंस के वो नहीं दिखाता। तो या तो आपका कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव लेंस। सिंपल सी चीज है। मिरर पूछा है ना, तो मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखना। तो कॉन्वेक्स मिरर है, सिंपल सी चीज। और वो बोल रहे हैं कौन सा प्रिंसिपल यूज होना चाहिए इसके डिजाइन के लिए, तो मिरर फॉर्मूला यूज होना चाहिए और ये वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। बहुत सिंपल। नेक्स्ट सुनो गाइज, आपको मैं ये भी बता दूं, ये आपकी मस्ट कवर वीडियोस जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पर। ये इसमें पूरी बायोलॉजी, पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री है विद स्पेशल रेफरेंस टू आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स। आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, तो मेक श्योर आप इन वीडियोस को जरूर कवर कर लें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 15 घंटे की पूरी बायोलॉजी है जिसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज, हर चैप्टर को एक्सप्लेन करके सारे पीवाईक्यूज मैंने एक्सप्लेन कराए हुए हैं। सेम फिजिक्स की 19 घंटे की है और केमिस्ट्री की 14 घंटे के लगभग की करीब की वीडियोस हैं। इसी के साथ आपकी कंप्लीट पॉलिटी जो है सचिन सर ने करा रखी है। 8 घंटे की मास्टर क्लास है जो आपको प्रॉपर, अगर आप कंप्लीट करोगे कुछ भी मिस नहीं होगा। करंट अफेयर्स भी सर ने पूरे करवा रखे हैं टॉपिक वाइज, 1 जनवरी से लेकर जनवरी 2026 तक। तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। और रही बात मैथ्स की, तो गाइज आपको पता है मैथ्स की तो टेंशन लेने की नीड इसलिए भी नहीं है क्योंकि शुभम सर आपके साथ हैं। तो उन्होंने बेस्ट 300 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे करा रखे हैं 2024 और 25 में हुए हुए सारे क्वेश्चंस, और वो सभी रेलवेज वाले चैनल पे जो है वो हमारे डले हुए हैं और वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सोलर कुकर है, वो एक मिरर को यूज करता है ताकि वो सनलाइट को एक वेसल पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। कॉन्सेंट्रेट का मतलब उसको फोकस, कन्वर्जिंग चीज यूज करनी है उसको। ये तो आप समझ गए ना। ओके, कौन सा मिरर वो यूज करेगा और कौन सी प्रॉपर्टी है? तो पहली बात तो कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? आपका कॉनकेव मिरर, जिसके 6 केस हैं। सिंपल सी चीज है। तो कॉनकेव मिरर वो यूज करेगा क्योंकि वो सारी पैरेलल सनलाइट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस कर देगा। ऑप्शन डी, सिंपल। एक साउंड वेव है जो हवा से पानी में जा रही है। ओके, ये एयर और ये वाटर, उसकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ कैसे चेंज हो रही है ये बताओ। ओके, पहली चीज तो देखो गाइज ये सुन लो, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। जब एयर से वाटर में जाएगी स्पीड बढ़ती है, ये ध्यान रखना। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। तो इसके अंदर उसकी स्पीड ज्यादा होगी एयर से, तो स्पीड बढ़ेगी।
फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और स्पीड बढ़ेगी, तो यानी ऑप्शन डी ही है जो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जबकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वाले ये ही दो हैं। लेकिन इस पे स्पीड डिक्रीज है, इसमें स्पीड इंक्रीज है, तो स्पीड तो इंक्रीज ही होगी और वेवलेंथ भी उसकी बढ़ जाएगी। ओके, एक स्टूडेंट है, उसने ये क्लेम किया कि जो फोर्स अर्थ एक्सर्ट करती है मून पर वो ज्यादा है जितनी फोर्स मून एक्सर्ट करता है अर्थ पर। तो यार ये तो एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स को, सॉरी, नियम को गलत साबित कर रहा है ना। वो क्या लॉ था? एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितनी फोर्स लगाएगी, एक्टिंग फोर्स, दूसरी बॉडी उस पर उतनी ही फोर्स लगाएगी इक्वल डायरेक्शन में। तो जब यहाँ दो बॉडीज हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं, तो इक्वल फोर्सेज लगनी चाहिए ना। वो ये बोल रहे हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड करके इज दिस क्लेम करेक्ट? क्या ये क्लेम करेक्ट है? नो, इट इज नॉट करेक्ट, तो नो तो आ गया। तो अब देखो, अर्थ exerts a much smaller force, moon exerts a stronger force. No, both the forces are equal in magnitude and opposite in direction. जब वो बोल रहे हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम आपको देखना है, तो तीसरे नियम में तो यही है ना कि इक्वल फोर्सेस होंगी फॉर श्योर, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी और इक्वल फोर्सेस होंगी। नेक्स्ट देखो, A student claims that two cars of equal masses, दो कार हैं, दोनों का मास बिल्कुल इक्वल है, एक की स्पीड 40 है, एक की स्पीड 80 है, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, मास भी दोनों इक्वल है। अरे अगर दोनों का मास इक्वल है, दोनों की काइनेटिक, दोनों का मास इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो वेलोसिटी अलग अलग कैसे है? आई डोंट नो। अच्छा अच्छा, ओके 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 गाइस, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने क्लेम किया कि दो कार जिनका मास इक्वल है, एक की 40 स्पीड है, एक की 80 स्पीड है, इनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगी अगर इनका इंजन सेम पावर प्रोवाइड कराएगा तो। जी नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। अगर मास सेम है तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, इंजन की पावर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना काइनेटिक एनर्जी का। व्हाट इज द एरर इन दिस रीजनिंग? ओके, एरर बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि काइनेटिक पावर सप्लाइड डिटरमाइंस एनर्जी रिगार्डलेस ऑफ स्पीड। अरे भाई, एनर्जी पूछा ही नहीं उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का ऑप्शन देखो, ये रहा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है स्पीड के स्क्वायर पे, बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, पावर पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन सी। एक स्टूडेंट ने एक सूटकेस को ड्रैग किया है एयरपोर्ट के फ्लोर पे। अगर जो फोर्स अप्लाई करी है और डिस्टेंस मूव करा है, दोनों को डबल कर दोगे तो वर्क पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो यार, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपने फोर्स भी डबल कर दी और डिस्टेंस भी डबल कर दिया, तो वर्क कितना हो जाएगा? पहले से 4 गुना हो जाएगा ना, इट बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन सी, सिंपल, इतना सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है जब भी करंट कैरिंग वायर के पास लाते हो। ये करंट कैरिंग वायर है, अगर आपने यहाँ कंपास नीडल ले आए तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपनी जगह चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर भी अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। तो उससे क्या होगा? एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगाएगी तो डिफ्लेक्शन होगा ना, सिंपल है। तो वो बोल रहे हैं अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओ ऐसा क्यों हुआ। ओके, करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसकी वजह से निडल पे फोर्स लगती है। बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन सही है, आगे भी पढ़ लो। वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अरे भाई, कंपास क्या है? मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट को तो मैग्नेट ही हिला सकती है ना। करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेट का काम करता है। मैं समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, ट्रिक वाइज। वायर गर्म हो जाता है जिसकी वजह से हवा बहने लगती है और वायर मूव हो जाती है, निडल मूव हो जाती है, गलत है। वायर जो है ग्रेविटेशनल इफेक्ट कॉज करती है, ये भी गलत है, सिंपल। एक स्टूडेंट ने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, ओके, ताकि वो ट्री की इमेज एक वॉल पे बना सके। इमेज छोटी दिखाई दी। पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस वही है जिसके 6 केस हैं, तो वो टेबल पे आ जाओगे एकदम। उस टेबल में छोटे केसेस लास्ट के 2 में बन रहे थे, जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे था या ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, सिर्फ 2 ही केस हैं। व्हेन इट इज बियॉन्ड 2f
या फिर एट इन्फिनिटी। इन दो केस में और जो इमेज बन रही थी वो छोटी बन रही थी। तो ये बोल रहे हैं बताओ ट्री की पोजीशन बताओ लेंस से। हाँ तो सेम, वो लेंस और फोकल के इन ये तो देखो कहाँ पर है। पहली बात तो ये है कि अगर इन्फिनिटी होती ना तो इमेज यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड लिखते, सिर्फ स्मॉलर नहीं लिखते। तो इन्फिनिटी वाला केस तो वैसे भी बहुत कम देते हैं। तो बियॉन्ड 2f, द ट्री इज प्लेस्ड बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे रखा हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस वो टेबल याद करनी है, चाहे कॉनकेव मिरर की कर लो चाहे कॉन्वेक्स लेंस की कर लो, कि दोनों टेबल बिल्कुल सेम है। एक टेक्नीशियन है जिसको नया अप्लायंस कनेक्ट करना है हमारे घर के सर्किट में। डोमेस्टिक सर्किट का मतलब घर का सर्किट हो गया ना, ताकि उसको पूरी वोल्टेज मिले और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके। अगर आपको अलग से स्विच ऑन ऑफ करना है वो कर सके। तो ये कौन से कनेक्शन में होता है? पैरेलल कनेक्शन में होता है, इतनी बात तो याद है ना। ओके, बताओ टेक्नीशियन को क्या करना चाहिए? तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। पैरेलल मुझे बस यहाँ दिख रहा है। देखो सबसे पहला क्या है कि उसको अप्लायंस को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करना चाहिए। भाई न्यूट्रल वायर का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें करंट ही नहीं होता। अगला, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दे। पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है। तीसरा, उसको वो सीरीज में कर दे। सीरीज में तो होगा ही नहीं, अगर सीरीज में करेगा तो वो इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा इंडिपेंडेंटली। अगला है अप्लायंस को अर्थ वायर से कनेक्ट कर दे। अर्थ वायर भी कैसे काम करेगा? अर्थ वायर का काम है जो इलेक्ट्रिक शॉक्स है उनको अर्थ में भेजना, राइट। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। एक वायर है जिसका लेंथ एल है, एरिया ए है, रेजिस्टेंस 9 है उसका। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू है 9। ठीक है, वो बोल रहे हैं दूसरी वायर है जिसका सेम मटेरियल है, उसकी लेंथ है L/3, एरिया है 3a। लेंथ है L/3 और एरिया है 3a। तो उसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा? चलो, रो एल अपॉन 9a। अब रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी? 9। तो 9/9 यानी कितना आ गया रेजिस्टेंस? 1 ओम। सिंपल सी चीज है। तो 1 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। A young child is diagnosed with both myopia and hypermetropia. Okay, बताओ सबसे सही अप्रोच कौन सी है? रिपीटेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दी। तो बाई फोकल लेंथ यूज करना है उसको दोनों आंखों में, सिंपल चीज है। सिलिंड्रिकल लेंस कब यूज करते हैं? जब आपकी सिलिंड्रिकल पावर हो, आपकी डायरेक्शन या अलाइनमेंट जो है वो ठीक ना हो, यानी आपको हो गया हो एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 500 वॉट, जिसको आप 6 घंटे के लिए यूज करते हो हर दिन। तो पावर कितनी है? 500 वॉट है। टाइम है 6 घंटा पर डे 6 आवर। कॉस्ट है 4 रुपए पर किलोवाट आवर। तो 30 दिनों के लिए बताओ। तो पहली बात तो एनर्जी निकाल दो ना, पावर इंटू टाइम आएगी। तो अब आपको दिख रहा है किलोवाट है, तो इसको पहले तो किलोवाट में चेंज करो। ठीक है, वैसे तो कायदे में टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट निकाल सकती हूँ। सुनो, इतनी पावर यूज करी है आपने एक दिन में 6 घंटे के लिए, ठीक है, और 30 दिनों के लिए यूज किया है तो इंटू 30। अब ये है टोटल यूनिट्स। ठीक है, अब एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपए, तो इतने यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? इंटू 4 कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल 2 और 2 से कैंसिल 3, 3 3 9, 9 4 36। तो ₹360 आंसर आपका आ गया। एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने शेल्फ पे रखा है, ग्राउंड से 2 मीटर दूर, 2 मीटर ऊपर यहां रखा है। अच्छा, शेल्फ को 4 मीटर कर दिया पूरा, यानी 2 मीटर और बढ़ा दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात बताओ। भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पहले हाइट 2 थी, अब 4 हो गई, तो यानी हाइट 2 से 4 हो गई ना, तो डबल हो गई ना, तो टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, द पोटेंशियल एनर्जी डबल्स। सिंपल सी चीज है, इतना आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू, ओके, मास है 3 किलो, फोर्स है 9 न्यूटन, टाइम है 2 सेकेंड्स। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब है u0 है। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। पहली बात तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma होता है ना।
तो F है 9, M है 3 इंटू A। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई आपकी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब कोई बात नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, V इक्वल्स U प्लस AT, यही तो है। V क्या है, V निकालना है, U क्या है 0 है, A क्या है 3 है, टाइम क्या है 2 है, तो 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डू रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, ऐसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, ये एफ है, ये ऑप्टिकल सेंट ओ है, आई थिंक ओ से डिनोट करते हैं, ये एफ डैश है। सो बेसिकली जितनी भी रेज आ रही है पैरेलल, वो कैसे बिहेव करती हैं कॉन्वेक्स मिरर से। तो कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट को डाइवर्ज करता है, तो वो क्या करेगा, उसकी सारी रेज ऐसे वो होंगी जैसे डाइवर्ज हो रहे। अच्छा ओके, आई मेड अ मिस्टेक। लो, इतनी बड़ी भी मिस्टेक नहीं है, मतलब समझ में आ गया है मैंने क्या करा है। सो अब ये सारी रेज जो है वो पैरेलल ही आ रही हैं। अब ये तो डाइवर्ज करता है और शीशे का काम है लाइट को टकरा के वापस भेजना, टकरा के जाएगी तो वापस, लेकिन ये इस तरीके से अपीयर होंगी कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से डाइवर्ज होंगी, तो इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज फोकस, या जिसको हम फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, दे विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट। तो तीनों ऑप्शंस में अपीयर वर्ड तो कहीं आ ही नहीं रहा, और बिना अपीयर के तो डेफिनेशन भी फोकल लेंथ की इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट देखो, हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप चेंज इफ करंट थ्रू द लूप इज डबल्ड। ये सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पे जो फील्ड बनती है ना दोनों तरफ सर्कुलर शेप में बनती है, तो वो ये बोल रहे हैं इसके बीच में जो इसके बीच में जो करंट इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कैसे चेंज होगी, अगर आप करंट को डबल कर दो, करंट डबल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करती है, इट बिकम्स ट्वाइस एज लार्ज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, एक बॉडी है रेस्ट पे है, तो यू तो 0 आ गया, वो हाइट से ड्रॉप किया और 4 सेकंड लगे उसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। हाइट बताओ कहां से उसको ड्रॉप किया गया था, और ग्रेविटी यानी जी लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यू टी जी एच ये है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि अर्थ की तरफ ही गिर रहा है। हाइट निकालनी है, यू 0 है तो खत्म हो गया यू टी वाला टर्म, तो हाफ जी 10 है, टाइम है 4। सिंपल सी चीज है, 80 मीटर्स आपका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट, if a constant force acts on two bodies, two objects of different masses, फोर्स सेम है, दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट है जो एक्सेलरेशन को डिपेंड एक्सेलरेशन बताएगा। देखो मेरी बात सुनो, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, यानी जो एक्सेलरेशन है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, जो ज्यादा भारी होगा जिसका मास ज्यादा होगा उसको कम एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये तो आप समझ भी सकते हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है उसको हिलाना मुश्किल है ना, सिंपल सी चीज है, तो ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगी, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड ही नहीं करती, ऑब्जेक्ट जिसका छोटा मास होगा उसको ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम एक्सेलरेशन मिलेगी, नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये दोनों एक हाइट से गिर रहे होते तो दोनों को सेम एक्सेलरेशन मिलती, क्योंकि अर्थ की वजह से वो एक्सेलरेशन मिलती, तो अर्थ सबको इक्वली खींचती है अपनी ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉन्वेक्स मिरर है यानी जिसके सिर्फ दो केसेस हैं, एक पॉइंट साइज इमेज बनाता है यानी हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज का मतलब है हाईली डिमिनिश्ड, और हाईली वर्ड जहां जुड़ता है दैट मींस वहां इन्फिनिटी इन्वॉल्व है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पे, यही पूछा है, और फोकस पे बना रखा है। देखो इमेज फोकस पे बनी है, तो अगर तुमको कुछ नहीं पता, फोकस का तो रिलेशन पता है ना इन्फिनिटी से है, तो फोकस पे इमेज बन रही है यानी वो कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है।
एक मटेरियल है जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब पता होता क्या है? जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर लाइट आ रही है, एब्सोल्यूट वर्ड जुड़ गया जिसमें, तो अगर लाइट हवा से आ रही है तो वो मीडियम के अंदर आते ही उतने गुना धीरे लाइट हो जाएगी, या उतनी जैसे 1.7 है इसका, तो लाइट जिस भी एंगल पे आ रही होगी उस मीडियम के अंदर आते ही 1.7 टाइम्स मुड़ जाएगी, और मुड़ने का मतलब है धीरे हो जाएगी उसकी स्पीड। समझ रहे हो? तो वो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में। लाइट सेम स्पीड से ट्रेवल करेगी जी नहीं, जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। लाइट 1.7 टाइम्स फास्टर ट्रेवल करेगी उस मीडियम में, गलत। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा, लाइट उसमें उतनी ही कम स्पीड से ट्रैवल करती है। स्पीड डिफरेंस आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, ये भी गलत है। क्या हुआ गया? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि लाइट 1.7 टाइम्स स्लो चलती है उस मटेरियल में वैक्यूम के कंपैरिजन में। सिंपल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस, स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड है, ठीक है, समझना, यानी वो नीचे की साइड है कोई पॉइंट, तो उसको आप कौन सा सिंबल दोगे? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है तो उसको कौन सा सिंबल दोगे? नीचे वाले तो दोनों नेगेटिव होते हैं, वाई एक्सिस नीचे की नेगेटिव होती है, सिंपल सी चीज है। आमीटर की रीडिंग बढ़ रही है यानी करंट बढ़ रहा है एक थिकर वायर में, मोटे वायर में। तो मोटे वायर में करंट बढ़ रहा है पतले वायर से, इसका मतलब क्या है कि मोटे वायर की रेजिस्टेंस कम है, इसका जो रेजिस्टेंस है, अवरोध है, प्रतिरोध है, वो कम हो रहा है। तो रीजन बताओ, यही है कि रेजिस्टेंस जो है थिकर वायर का वो कम है, प्रतिरोध इसका मोटे तार का कम होता है, जिसकी वजह से ज्यादा करंट उसमें से पास हो सकता है। नेक्स्ट, अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना होता, वायुमंडलीय अपवर्तन ना होता, तो क्या चेंज आप ऑब्जर्व करते अर्थ से? अगर स्टार्स को देख रहे हो तो ओके, स्टार्स अपना कलर चेंज करते? अरे नहीं भाई, स्टार्स का कलर फिक्स है, व्हाइट। स्टार्स डिसअपियर हो जाते। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से बस ये होता है कि वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्स का और कोई फिनोमिना नहीं है, सिर्फ ये फिनोमिना है कि एक तो वो दूर दिखाई देते हैं, जितने वो इतने एक्चुअली दूर होते नहीं है जितने वो दिखाई देते हैं। दूसरा ये है कि वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्स के बस ये दो फिनोमिना है जो वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहे हैं। प्लैनेट्स ट्विंकल करते? नहीं भाई, वो पूछ रहे हैं स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पूछ ही नहीं रहे। ऑप्शन डी, स्टार्स वुड नॉट ट्विंकल, देयर लाइट वुड रिमेन स्टेडी। सिंपल, इतना आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, करंट है एक वायर में 2 एम्पियर का, ठीक है, बताओ कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 5 सेकंड में? तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, या क्यू का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, तो 5 टू ज़ 10, तो 10 कुलाम्स जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल। नेक्स्ट, ओके, दो कार हैं, सेम पॉइंट से शुरू होती हैं, सेम रोड पर जाती हैं। कार एक्स की कांस्टेंट स्पीड है 40, वाई की कांस्टेंट स्पीड है 60, ठीक है, तो 2 घंटे में उनका मोशन बताओ। अच्छा एक बात सुनना, एक्स जो है 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? स्पीड इंटू टाइम, 40 इंटू 2, 80। वाई कितना कर लेगी? 60 इंटू 2, 120। ये तो समझ गए ना? क्यों निकाला? हमें कैसे पता लगेगा निकालना है क्या? मत निकालो, कोई बात नहीं, पढ़ लो। वाई जो है, ये वाली वाई, भाई 40 और 60 20 का फर्क है। वाई 20 किलोमीटर आगे रहेगी एक्स से 2 घंटे में। देखो यहाँ गड़बड़ करोगे, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। पर आवर लिखा है ना, तो पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 20 किलोमीटर का फर्क आएगा। ये 1 घंटे में 40 चलेगी, 1 घंटे में 60 चलेगी, तो 1 घंटे में 20 का फर्क आएगा, तो 2 घंटे में कितने का फर्क आएगा? 40 का। वो चीज समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने वहां पे निकाला। तो कार वाई जो है वो 40 किलोमीटर आगे होगी 2 घंटे के बाद एक्स से। पैरेलल कॉम्बिनेशन है 3 रेजिस्टर्स का। ओके, ये है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही बता रहा है कि टोटल करंट क्या होगा? ये है टोटल करंट। भाई ये यहाँ पे जाके ये आई जो टूट जाता है ना पैरेलल में, तो
तो टोटल करंट क्या होगा, इंडिविजुअल करंट्स का सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इट इज द एवरेज ऑफ करंट, एवरेज होगा नहीं। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स थ्रू ईच रजिस्टर, ये बिल्कुल ठीक है। हर रजिस्टर में जितना करंट जाएगा उन सबका सम होगा। तीसरा, ये बिल्कुल इक्वल होगा, जितना करंट एक रजिस्टर में जाएगा उसके इक्वल नहीं। ये जो भी सबसे कम रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर होगा उसमें जो करंट होगा उसके इक्वल होगा, ये भी बिल्कुल बेकार बात है। सीरीज में हाँ होता है कि जितना करंट एक रजिस्टर में जा रहा है उतना ही करंट टोटल करंट है, क्योंकि उसमें सेम ही करंट फ्लो होता है। अगला सुनो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट एवरीडे लाइफ का बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, एक बात ध्यान रखना, एक तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड तो रहती है बिल्कुल सेम, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, ठीक है, लेकिन स्पीड बिल्कुल सेम रहती है, वैल्यू सेम रहती है। अ कार मूविंग विद चेंजिंग स्पीड, ये तो गलत हो गया। एक इंसान है पार्क में रैंडमली चल रहा है, तो सर्कुलर मोशन कैसे हो गया। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है फिक्स स्पीड में सर्कुलर ऑर्बिट में, बिल्कुल सही है। फिक्स स्पीड का मतलब हो गया स्पीड चेंज नहीं हो रही, सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब हो गया डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओजोन अर्थ के सरफेस को शील्ड करती है कौन से रेज से, यार ये तो कॉमन सा है, यूवी रेज। ये वैसे तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री प्लस बायो का इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये एक्सप्लेन करने की ऐसे नीड नहीं है, स्टैटिक है। ओके, सपोज करो कि एक स्टूडेंट को एक अम्यूजमेंट पार्क की राइड डिजाइन करनी है इस तरीके से कि वो लोगों को एक सर्कुलर मोशन में घुमाए, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पे, यानी स्पीड सेम रखनी है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो राइडर्स हैं, जो ये झूला झूलने वाले लोग हैं, वो अपनी सीट पर सेफली बैठे रहें। देखो, जब आप सर्कुलर मोशन पे घूमते हो ना, सबसे बड़ा खतरा रहता है कि आप बाहर की तरफ ना उछल जाओ, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ खींच के रखे उसका ध्यान रखना होता है बस। सेंट्रीफ्यूगल होती है जो बाहर की तरफ छोड़े, हमें सब कुछ का ध्यान रखना है। सेंट्रीपिटल वो सेफ्टी वाली फोर्स है जो अंदर की तरफ पकड़ के रखती है, बाहर नहीं उछलोगे। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, स्पीड इंक्रीज करते रहो धीरे धीरे, नहीं, गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। एक कांस्टेंट बाहर की तरफ फोर्स लगनी चाहिए, गलत है। कांस्टेंट इनवर्ड फोर्स लगनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगनी चाहिए ताकि जो राइडर्स हैं वो सेफ रहें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल चीज है। लास्ट है ग्रेविटी अकेला काफी है, भाई नहीं काफी है, ग्रेविटी अकेला किस तरीके से काफी है। नेक्स्ट देखो, स्नेल्स लॉ क्या बताता है अबाउट रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। यार स्नेल्स लॉ क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, एक नियतांक है, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मिरर, पहली बात तो मिरर की बात ही नहीं हो रही, लेंस की हो रही है। नॉर्मल के साथ वेरी करेगा नहीं, चेंज हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, या इट रिमेन्स कांस्टेंट, रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इतनी बात आप ध्यान से समझ लेंगे। What happens to the potential energy of an object? पोटेंशियल एनर्जी पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं मास को आधा कर दूं, हाइट सेम रहेगी। भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, राइट। अब g और h सेम है पर आपने मास को क्या कर दिया, आधा, तो u भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सीधी सीधी सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ। What happens to the work done? बताओ वर्क पे क्या फर्क पड़ेगा if डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। अरे वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। वर्क डन इज जीरो। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टिंग वायर में, मतलब कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं यानी करंट फ्लो होता है, तो जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तभी इसमें करंट आता है, बिना बैटरी से कनेक्ट करे नहीं आता। भाई सही बात है ना, जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज का गैप क्रिएट होता है। 220 वोल्ट क्या है, वोल्टेज का गैप है कि वो वायर के दो एंड्स हैं, एक 0 वोल्टेज है, एक 220 वोल्ट है, यानी एक 0 वोल्ट का काम करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने में, और एक 220 वोल्ट का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को
पोटेंशियल का डिफरेंस दिखता है इसलिए वो मूव करते हैं, ठीक है। अगर बैटरी है ही नहीं तो फिर उनको मूवमेंट ही नहीं दिखाई देगा ना, वो उनको डिफरेंस ही दिखाई नहीं देगा, सिंपल सा है। तो बैटरी क्या करती है, वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोकल लेंथ का साइन बताओ कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉन्वेक्स के लिए हर चीज पॉजिटिव होती है और कॉनकेव, इसमें आ रहा है केव, गुफा, गुफा के लिए नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अर्थ वायर क्या रोल प्ले करता है भाई, जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है अर्थ में भेज देता है, सिंपल सी चीज है। तो क्या, देखो अब चारों ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, ये फ्यूज को मेल्ट होने से रोकेगा। अरे भाई फ्यूज का तो कोई मतलब ही नहीं है ना मेल्ट होने से रोकने का। दूसरा, करंट को कंट्रोल करेगा, जी नहीं। अप्लायंस की वोल्टेज को बढ़ाएगा, नहीं, वो बस करंट को अर्थ में भेजने का एक समझ लो छोटा सा सर्किट है अलग से। इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर लीकेज करंट, जो लीकेज करंट है, जो करंट लीक हो रहा है उसके लिए वो रास्ता है एक जिससे वो अर्थ में चला जाए। जब एक गन फायर करते हो तो वो पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ झटका लगता है उसको, ठीक है भाई। बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे की तरफ झटका लगेगा। तो इससे न्यूटन का तीसरा लॉ कैसे डेमोन्स्ट्रेट होता है, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला, गन रिकॉइल करती है क्योंकि बुलेट फटाफट से आगे, बुलेट बहुत तेज फास्ट फास्ट मूव करती है गन से। देखो पहली बात तो तीसरा लॉ जो एक्शन रिएक्शन है पहले वो समझ लो। जितनी फोर्स के साथ बुलेट आगे जाएगी उतनी ही फोर्स गन पे लगेगी पीछे झटका मारने के लिए। पर ये समझो कि बुलेट होती है कुछ ग्राम की, गन होती है किलोज में। तो जो ग्राम में चीज है वो उतनी ही फोर्स से पता नहीं कितनी आगे तक जा रही है, उतनी ही फोर्स किलो वाली, जिस चीज का वजन ही किलो में है, वो बहुत कम मूव करता है, इसलिए सिर्फ झटका लगता है इतना सा। तो बुलेट वो क्या बोल रहे हैं, गन, अब इस ऑप्शन से देखो, पहला है कि गन क्यों रिकॉइल कर रही है, क्योंकि बुलेट जो है वो बहुत तेज चली गई, गन से तेज चली गई। अरे भाई गन से तेज और पास का तो फर्क ही नहीं पड़ता ना इसमें। अगला सुनो, बुलेट इसलिए आगे चली गई क्योंकि गन ने अपनी एनर्जी स्टोर कर ली। गन क्यों एनर्जी स्टोर करेगी। तीसरा सुनो, गन ने बुलेट को आगे भेजा और बुलेट ने गन को पीछे भेजा विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि तीसरा जो लॉ है वो इक्वल ऑपोजिट फोर्स एक्शन रिएक्शन लॉ पे ही बेस्ड है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रे ऑफ लाइट इसके अंदर गई, हवा से गई है, ठीक है, एयर से इसके अंदर गई, तो डायरेक्शन बताओ पहले इंटरफेस पे क्या होगा। भाई ये एयर है, ठीक है, और ये ग्लास है, ये आई इंसिडेंट रे। अब ये एक डेंसर मीडियम में जा रही है ना, एक भारी मीडियम में जा रही है ना, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ये रे, क्योंकि पहले इंटरफेस पे ही वो पूछ रहा है। वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस से नहीं, जब भी लेंस आएगा, ग्लास आएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम आएगा, लाइट अंदर घुस जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाती है, गलत है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक आदमी दीवार को पुश कर रहा है, इट इज जस्ट लाइक आई एम पुशिंग दिस पैनल, ओके, पर ये मूव ही नहीं हुआ। तो क्या काम किया मैंने, जीरो काम किया, सिंपल सी बात है, जीरो वर्क इज डन, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। एक ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल पे है नियर द अर्थ सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है नीचे, तो मतलब जैसे मैंने इसको फेंका तो ये फ्री फॉल में गया। तो बताओ इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूं। ओके, मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहेगा। ओके, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो चेंज होगी ना जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा। भाई ऊपर उस इनिशियल वेलोसिटी उसकी, अगर आप किसी सामान को ऐसे गिरोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, जीरो है। नीचे जाते जाते तक तो बढ़ेगी ना, तो जहां जहां वेलोसिटी है वो चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्योंकि एनर्जी आप अगर बात करने लगो काइनेटिक की तो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स के साथ खींचती है, ठीक है। चलो, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, राइट, ये तो फिक्स है।
अब आगे ये समझ लो कौन सा लेंस या कौन सा मिरर है। ये है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केसेस होते हैं, तो इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। सबसे ज्यादा छोटी। अब देख लो कहाँ लिखा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन डी, सिंपल। नेक्स्ट सुनो। When an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, हमेशा ध्यान रखना, अगर ये पोल है, ठीक है, ये एफ और ये सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। ये 2f वाला रोल है लेंसेज का। तो वर्चुअल कैसी इमेज बनेगी? पहला पॉइंट, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी और एट सी ही बनेगी। तो नेचर ही पूछ रहे हैं, तो नेचर कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन ए। और वैसे भी कॉनकेव मिरर के लिए 6 केस होते हैं, 6 में से 5 केस रियल इन्वर्टेड के ही होते हैं। पहला केस जब आपने पी और एफ के बीच में रखा होता है, बस वो केस है जब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। When using the sign convention, okay, which direction along the principal axis? principal axis के along देखनी है, यानी इस एक्सिस के अलोंग कौन सी डायरेक्शन है जो पॉजिटिव होगी? कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी? ये वाली ना। ये तो है प्लस एक्स एक्सिस, या आप कह सकते हो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। ऑब्जेक्ट से जो रे आती है हमेशा ऐसे आती है। ओके, डाउनवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, भाई पहली बात तो अलोंग बोला है, यानी सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जाना है, वर्टिकली जाना ही नहीं। तो डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स तो छोड़ दो। टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के लेफ्ट में जी नहीं, टू द राइट ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के, ये ऑरिजिन है तो इसके राइट में जो भी होगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस इसी तरफ है। सोलिनॉइड के अंदर कौन सा मटेरियल रखने से वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम करता है? भाई ये क्या बन जाएगा उसके बाद? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सोलिनॉइड के अंदर कौन सा कोर रखते हैं? सॉफ्ट आयरन का कोर रखते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं, विच मेजरेबल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हेन अ लिक्विड इज ट्रांसफर्ड बिटवीन कंटेनर्स? लिक्विड को ट्रांसफर कर रहे हो, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? भाई उसकी वॉल्यूम, है ना, क्योंकि अगर 1 किलो दूध है, 1 लीटर दूध है, तो वो 1 लीटर रहेगा, चाहे तुम जग में रख लो, भिगोने में रख लो, एक पैन में रख लो, वॉल्यूम सेम रहेगी। मास उसका जीरो हो जाएगा। क्यों होगा? द्रव्यमान जीरो क्यों होगा? खत्म। डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों भाई? लिक्विड तो सेम ही है, लिक्विड को थोड़ा ना चेंज किया, बर्तन ही तो चेंज किया। वॉल्यूम हमेशा अनचेंज रहेगी, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज ओनली। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following arrangements produces a nearly uniform magnetic field in the central region of a circular current carrying system under steady conditions? इनमें से कौन सी व्यवस्था है जो स्थायी परिस्थितियों में, यानी सेम कंडीशंस में, एक वृत्ताकार धारावाही निकाय के केंद्रीय क्षेत्र में लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करती है? यानी कि सर्कुलर लूप है तो उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर लूप में बनानी है ना, इसमें तो चेंज होगी। एक ही तरीका है, इसमें मल्टीपल लूप्स ले लो, बहुत सारे लूप्स ले लो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही बनेगी सेंट्रल रीजन में। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यूजिंग मल्टीपल क्लोजली वुंड टर्न्स ऑफ आइडेंटिकल रेडियस विद कांस्टेंट करंट, सिंपल सी चीज है। इनमें से कौन सा पेंडुलम जो है, जो ये पेंडुलम होता है जो इस तरीके से स्विंग करता है, उसके मोशन को डिस्क्राइब नहीं करता? ओके, पेंडुलम यूनिफॉर्म मोशन में आता है? नहीं आता भाई। पेंडुलम जब ऐसे होता है ना, यहाँ पे जाओगे तो हाईएस्ट स्पीड है, यहाँ पे जीरो स्पीड है, यहाँ जाओगे हाईएस्ट स्पीड है। तो बेसिकली इसकी स्पीड सेम नहीं रहती। सेम रहती तो यूनिफॉर्म मोशन होता, पर उसकी स्पीड सेम नहीं है, तो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहली बात तो बिल्कुल पीरियोडिक, इसको पीरियोडिक मोशन ही बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहती है, तो इट इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट, इनमें से किसको आप बहुत हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हो? अरे यार, ये तो फंक्शंस में भी यूज होती है। ड्राई CO2, इसको सॉलिड CO2 या ड्राई CO2 भी बोलते हैं।
या ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये सॉलिड इसीलिए होती है क्योंकि आप इसको बहुत हाई प्रेशर में रखते हो, जो एकदम से धुआं निकलता है, ठीक है? तो सॉलिड CO2 इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी सिचुएशन एक एग्जाम्पल नहीं है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का? ओके, देखो सबसे पहला, एक स्विमर जो पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, भाई बिल्कुल ठीक है। स्विमर पुश करता है पीछे की तरफ, पानी उसको पुश करता है आगे की तरफ, ये बिल्कुल ठीक है। बैट जो क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा है, ये भी ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। बॉल को ऊपर फेंक दिया, वो नीचे आ गई, अरे तो इसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट है, बॉल। एक्शन रिएक्शन कैसे, राइट? तो ऑप्शन सी। अगर वो ये बोलते अ चाइल्ड थ्रोइंग बॉल, लेकिन उसमें भी एक्शन रिएक्शन कुछ ना होता, राइट? एक्शन ही तो है, बस आपने बॉल को ऊपर फेंका, रिएक्शन तो कुछ मिला ही नहीं। रिएक्शन तो तब मिलता जब कोई और फोर्स भी लगती, कोई और फोर्स तो लगी ही नहीं। तो ऑप्शन सी, इसमें एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, रॉकेट ऊपर की तरफ मूव किया, इसमें है रॉकेट ऊपर की तरफ मूव किया कैसे? भाई फ्यूल बर्न हुए, उसने गैस नीचे छोड़ी और वो गैस ने ओपोजिट फोर्स लगाई जिसकी वजह से वो रॉकेट ऊपर गया। इनमें से सबसे एयर में सबसे धीरे-धीरे कौन सी गैस फैलेगी? ऑक्सीजन तो बहुत अच्छे से फैलती है, इसी वजह से आपके एटमॉस्फेयर में है। अमोनिया गैस भी बहुत गंदी स्मेल आ जाती है अमोनिया गैस की। हाइड्रोजन गैस की भी, मतलब इसकी कोई गैस नहीं, स्मेल नहीं होती, पर ये हवा में बहुत जल्दी फैलती है। क्लोरीन गैस नहीं फैलती। अगर आपको, अच्छा वैसे ना कॉमन सेंस लग जाएगी, बट येस इट इज ऑल्सो ट्रू कि एग्जाम टाइम पे इतनी चीजें याद नहीं आती। क्लोरीन आप पानी में मिलाते हो, स्विमिंग पूल वगैरह के पानी में एक अजीब सा टेस्ट जो आता है वो क्लोरीन की वजह से आता है, क्लोरीन मिली हुई होती है उसमें, ठीक है? तो अगर वो आपने सुन देखा हो, वहां हवा में से तो ऐसी स्मेल नहीं आएगी ना, पानी में जाओगे तभी स्मेल आएगी, क्योंकि क्लोरीन हवा में डिफ्यूज बहुत धीरे होती है, तो आपको हवा से कोई क्लोरीन की स्मेल नहीं आएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड को सॉलिड से डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है? चलो तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्शन वन। लिक्विड्स की फिक्स शेप होती है? नहीं, लिक्विड्स की शेप फिक्स ही नहीं होती। लिक्विड्स की फिक्स वॉल्यूम होती है पर फिक्स शेप नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक है। यही है जो सॉलिड से अलग करती है। सॉलिड्स के पास फिक्स वॉल्यूम भी है, फिक्स शेप भी है, पर लिक्विड्स के पास वॉल्यूम फिक्स है पर फिक्स शेप नहीं है, राइट? नेक्स्ट सुनो, कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन करती है कि क्यों लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता जब वो ट्रू सॉल्यूशन से पास होता है? देखो पहली बात तो यह है कि लाइट का पाथ सिर्फ कोलॉइडल में या सस्पेंशन में शो होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज बड़ा है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते, फैला ही नहीं पाते, इतना छोटा है। समझ रहे हो? तो इस वजह से क्या होगा, वो लाइट का पाथ नहीं शो करेंगे। और आप बताना जरा, ट्रू सॉल्यूशन में क्या साइज होता है पार्टिकल का? 1 नैनोमीटर से छोटा, सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से बड़ा, और कोलोइडल सॉल्यूशन में 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। अगर ये आपको नहीं याद, एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से टेबल बना के समझाया हुआ है। सो पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है विच रूल हेल्प्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? कौन सा रूल है जो बल की जो धारावाहिक चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को निर्धारित करने में सहायता करता है? बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई करंट रखा, उस पर फोर्स लगती है, तो आपको याद है मैंने बताया था उल्टे हाथ का थप्पड़, सीधे हाथ में करंट। तो फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स का किस में होगी? उल्टे हाथ के थप्पड़ में। तो लेफ्ट हैंड रूल जो है वो आपको हेल्प करेगा मैग्नेटिक फोर्स, यानी जो फोर्स उस पर लगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स हाउ एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी? अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंदर है तो एनर्जी में कैसे चेंज आया? देखो जब यहाँ पे होगा ना, इसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी, इसको जब मैं थ्रो कर दूंगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी एकदम किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सिंपल। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर टोटल सम 20 है ना, तो ऐसा रहेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल 20 है, काइनेटिक 0 है। यहाँ पे पोटेंशियल 10, काइनेटिक 10। सबसे नीचे जब आया पोटेंशियल 0, काइनेटिक 20, लेकिन टोटल सम 20 ही रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी सेम रहेगी। कौन सा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर पॉलिश है। तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, सिंपल।
बल्ब को नाइट्रोजन या आर्गन गैस से क्यों भरते थे जो पहले वाले बल्ब आते थे? ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे फिलामेंट और वो लंबे समय तक चले। टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट, सिंपल। सॉलिड को रिजिड क्यों कहा गया है? रिजिड का मतलब होता है जिनके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो, उनको बोलते हैं रिजिड, कि पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, वो स्पेस ही नहीं है उनके बीच में। तो रिजिड क्यों कहा गया है? क्योंकि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। देखो और ऑप्शंस भी पढ़ सकते हो कि उनका मास कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत आराम से एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, ये नहीं है। पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं। भाई सॉलिड के पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं कर सकते। वाई डू गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर? जो गैस है वो किसी भी कंटेनर की वॉल पे प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते करते टकराते हैं दीवार से, और जब वो टकराएंगे तो प्रेशर लगेगा, सिंपल। गैस पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं कंटेनर की वॉल को? नहीं। गैस पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं और दीवार पे टकराते हैं, बिल्कुल, इसीलिए प्रेशर लगता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी देखो, गैस के पार्टिकल फिक्स रहते हैं, ये गलत है। गैस के पार्टिकल्स बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये भी गलत है। गैस के पार्टिकल्स के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट सुनो, जो गीले कपड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा जल्दी क्यों सूखते हैं जब आप उनको फैलाते हो? क्योंकि जब आप फैलाते हो तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण जो है, वो वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, सॉरी, वाष्पोत्सर्जन जो है वो ज्यादा सरफेस एरिया के साथ ज्यादा पानी उसमें से लॉस होगा, बिकॉज वॉट सरफेस एरिया इज इंक्रीज, सही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सिंपल। वाई डज अ टॉर्च बल्ब ग्लो ओनली व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑन? टॉर्च सिर्फ तभी क्यों जलती है जब आप स्विच ऑन करते हो? अरे भाई कैसे चलेगी बिना स्विच के? तो ये तो कॉमन सेंस का है। ऑल दो साइंस में क्या है कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो उसके अंदर का सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट उसमें फ्लो होने लगता है और वो जल जाती है, सिंपल। बिकॉज बल्ब जो है वो सीरीज में है। अरे सीरीज में है उससे क्या मतलब है? स्विच का रोल पूछ रहा है वो। बल्ब फंक्शनल है यानी बल्ब काम करने वाला है? नहीं, बिकॉज स्विच कंप्लीट्स द सर्किट अलाउिंग द करंट टू फ्लो। क्योंकि स्विच ने सर्किट को कंप्लीट कर दिया, इस वजह से उसमें से करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट, हमारी पाम यानी हमारी हथेली पर ठंडा ठंडा क्यों लगता है जब एसीटोन या पेट्रोल हमारे हाथ पे एकदम डाला जाता है? क्योंकि वो एसीटोन या वो पेट्रोल आपके हाथ से गर्मी लेगा, उड़ जाएगा, लेटेंट हीट लेगा, वो वेपराइजेशन की उड़ जाएगा, तो आपके हाथ ने गर्मी का लूज की ना, तो इसलिए आपको ठंडा ठंडा लगता है। ओके, चलो। लिक्विड है वो हमारे हाथ का मॉइस्चर बढ़ा देगा, देखो। और अब आउट ऑफ नोवेयर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे यहाँ पे। लिक्विड जो है हमारे स्किन से रिएक्शन करेगा, लिक्विड हमारे आसपास की सराउंडिंग से हीट ब्लॉक कर देगा, लिक्विड आपकी स्किन से हीट एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ठंडा लगता है, बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, जब आप आइस मेल्ट कर रहे होते हो तो आप उसको गर्म कर रहे हो, लेकिन तब भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। अब आपने केमिस्ट्री में समझा था, मैटर में, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं है। तो ये बताया था कि वो लेटेंट हीट है, मतलब बेसिकली आप भले ही गर्म कर रहे हो लेकिन वो हीट साथ के साथ यूज हो रही है उसके बीच में अट्रैक्शन पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए। जब ये पार्टिकल्स टूट जाएंगे उसके बाद ये हिलना शुरू करेंगे और टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं तब तक तो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो मूव ही नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज है। तो वो हीट जो आप दे रहे हो वो कहाँ जा रही है? उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं, पहली बात तो ये सुन लो। और उस वो होती कौन सी है? वो हीट होती है जिससे आप ओवरकम करते हो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। हीट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हीट बच जाती है आइस से सराउंडिंग में, कुछ भी हीट कन्वर्ट हो जाता है वर्क में। हीट एनर्जी इज यूज टू ओवरकम पार्टिकल अट्रैक्शन। हीट जो आप दे रहे हो उससे अट्रैक्शन का जो पावर है उसको ओवरकम करते हो, यानी उसको हराते हो, इस वजह से वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हीट आपकी यूज हो रही है एक जगह। जब हीट इकट्ठी होगी तब टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो गाइज ये थे सारे क्वेश्चंस, और इसी के साथ आपको मैं बता दूं हमारा जनरल अवेयरनेस का बैच इज ऑलरेडी ऑन द आरबीई एप्लीकेशन, जो एसएससी प्लस रेलवेज दोनों के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये भी बता दूं, तो प्री और मेंस दोनों का आपका काम होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही कॉम्बो टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता दूं गाइज, आरबीई कॉम्बो टेस्ट सीरीज इट इज अ रामबाण सॉल्यूशन फॉर प्रिपरेशन। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सभी सब्जेक्ट्स की तो आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज पे जाओ, आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज कैटेगरी
कैटेगोरिकल वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ में अगर आपको इंडिविजुअल बैच नहीं लेना, आपको कंबाइंड बैच लेना है, ऑफिसर बैच इज द वन जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग सब इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके साथ स्टेनो, इन केस आपका स्टेनो का एग्जाम क्लियर होता है, वो भी आपको क्लासेस मिलने वाली है, डबल एओ की क्लासेस मिलने वाली है, सारी क्लासेस इसमें आपको मिलने वाली है। सो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। साथ में मैथ्स का जो इंडिविजुअल बैच है गाइस, मैं ये बता दूं कि वो भी आपका अपग्रेड हो चुका है, तो 3.0 वर्जन इज हियर ऑन आरबीई एप्लीकेशन। तो हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों से एनरोल कर सकते हो। साथ में ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन पे। ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट डाउनलोड आरबीई एप्लीकेशन और विजिट आर आरबीई वेबसाइट। द लिंक ऑफ बोथ इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको बस उस पर जाना है एंड अपने रिक्वायर्ड बैच में एनरोल करना है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।